अभी अफसोसनाक खबर कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। तेहरान टाइम्स ने इसकी ऑफिशियली तस्दीक भी कर दी है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर भी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। इस तमाम तर मामले पर बात करते हैं हमें ज्वाइन किया है मुशाहिद हुसैन सैयद ने, सीनियर सियासतदान है, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए मुशाहिद साहब। ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर हमारे सामने है कि ईरान के सदर और वज़ीर ख़ारजा एक हादसे में जान की बाजी हार गए हैं। पहले तो ये कहिएगा, क्या समझते हैं आप कि मुस्लिम उम्मा के लिए कितनी बड़ी खबर है और मुस्लिम उम्मा का कितना बड़ा नुकसान है ये? अस्सलामुअलैकुम जी, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और ये जो सानिया हुआ है, ये सानिया सिर्फ ईरान की कौम के लिए सानिया नहीं, ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, ये मुस्लिम उम्मा के लिए भी है। क्योंकि इब्राहिम रईसी एक लीडर थे इस्लामी जमहूरी ईरान के और मुस्लिम उम्मा के, और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम उम्मा के दो बड़े मसाइल हैं, इश्यूज हैं और जंग आज़ादी हैं, यानी कि मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीन, उसमें सबसे ज़ोरदार आवाज़ अगर किसी मुस्लिम रहनुमा की थी तो वो सदर इब्राहिम रईसी की थी। तो सारी मुस्लिम उम्मा उनके दुख में शरीक है, बशमूल पाकिस्तान के अवाम के। और दूसरी दो तीन बातें मैं बताता चलूं कि एक तो वो पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त थे। पिछले महीने उन्होंने दौरा भी किया, पाकिस्तान का सरकारी दौरा, बड़ा अच्छा दौरा रहा, और उनकी बेगम भी उनके साथ थी। और ये वो लीडर हैं जो दानिश्वर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इनकी बेगम भी। और ये अल्लामा इकबाल के बड़े शहदाई थे, इकबाल लाहौरी उनको कहते हैं। और इनकी पहली तरजीह थी जब ये मुंतखब हुए सदर कि मैं ईरान के जितने हमसाए हैं और खित्ते के ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात बेहतर करूंगा, अच्छे करूंगा, करीब करूंगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई और तुर्की है खास तौर पर। और उन्होंने देखा कि आपने सऊदी अरेबिया के साथ भी, उनके साथ जो मुआहदा हुआ इन्हीं के दौर में हुआ, मार्च 2023 को। और एक और चीज जो बड़ी अहम है कि चूंकि इनका बड़ा एक मुकाम था और ये इमाम खुमैनी के रफ़का में से थे, तो ख्याल किया जा रहा था, अंदिया ये था कि शायद सदर बनने के बाद, चूंकि अब रहबर सैयद अली खामनाई साहब की उम्र भी कोई 85 साल हो चुकी है, बीमार भी रहते हैं, तो ये उनके जानशीन हो सकते हैं। तो ये उस पाए के लीडर थे ईरान के, और इसलिए ईरान के लिए भी और मुस्लिम उम्मा के लिए भी बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान है, और हमारे लिए कि हमारा एक बड़ा अच्छा नरीना दोस्त हमसे जुदा हो गया है। ठीक है मुशाहिद साहब, क्या समझते हैं आप कि इस पे मुस्लिम उम्मा तो इजहार अफसोस कर रही है और बहुत सारे बयानात दुनिया भर से सामने आ रहे हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें अमेरिका की, इसराइल की और कुछ और वेस्टर्न ममालिक की, उनकी जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आए जिसमें कुछ यूएस सेनेटर्स ने कहा कि जी अब दुनिया महफूज हो गई है। कुछ इस तरह के बयानात भी सामने आए और तनकीद इस पर भी हमें नज़र आई। क्या समझते हैं आप, ऐसे मामलात पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए और ऑफिशियली ईरान किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा इन चीज़ों को? समझता हूँ ये बयान जो है मगरबी रहनुमा से या मगरबी सियासतदानों से जो आ रहे हैं, ये शर्मनाक हैं। इनको तहजीब, तमद्दन और शाइस्तगी के भी खत्म हो गए। मेरे ख्याल में दुनिया उस दिन महफूज होगी जिस दिन जो सबसे बड़ा मुजरिम है नेतन्याहू, ये वजीर आजम नहीं होगा इसराइल का। तो ये जो लगे ये मुनाफिक लोग हैं और ये चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा कमजोर हो, मुस्लिम उम्मा में सिर्फ वो लोग हों जो यस मैन हैं मगरब के और जो इजराइल के हमायती हैं। तो उनकी बात तो कोई सीरियसली लेता नहीं, अपने अवाम भी शायद सीरियस नहीं लेते, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि दुनिया में उनको, क्योंकि ईरान बड़ा अहम मुल्क है, हमारा तो हमसाया मुल्क भी है और एक मेजर पावर भी है मिडल ईस्ट में, मशरकी वस्ता में, मुस्लिम उम्मा में। तो एक खास तौर पे खलीजी ममालिक में भी मैं कहूँगा, क्योंकि उनके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इब्राहिम रईसी साहब के साथ, उनकी हुकूमत के साथ। तो हर जगह ये एक बहुत अफसोस भी है और सोगवार माहौल है पूरी मुस्लिम उम्मा में, और ख़ास तौर पे गजा में जहाँ जंग आज़ादी हो रही है। क्योंकि ये इन्होंने सबसे बड़ी सपोर्ट भी की थी, इन्होंने पैसा भी दिया हमास को, इन्होंने असला भी दिया हमास को, और कश्मीरी कॉज पर भी इन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। ठीक है मुशाहिद साहब, आप समझते हैं जिस तरह से गज़ा के मामले में हमने देखा कि ईरान ने बहुत बढ़ चढ़ कर बात की और मुस्लिम उम्मा की जानिब से जो एक्सपेक्टेड था या कहा जाना चाहिए था कि जो रोल प्ले किया गया वो ईरान ने बढ़ चढ़ कर प्ले किया, और इब्राहिम रईसी ने भी ये इल्ज़ामात बर्दाश्त किए कि शायद हमास को ये सपोर्ट करते हैं, हिजबुल्लाह को ये सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे इस तरह के मामला सामने आए। तो समझते हैं आप कि इस बड़े साने के बाद कोई इन चीज़ों को लेकर कोई हमें डिफरेंस नज़र आएगा गज़ा वॉर के अंदर या कुछ और बयानबाजी के अंदर? नहीं, मेरे ख्याल में डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की जो क़यादत है, चाहे वो रहबर हो सैयद अली खामनाई साहब
چاہے وہ صدر رئیسی صاحب جو ان کے صدر تھے، ان کی بڑی ایک استقامت کے ساتھ غزہ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ وابستگی تھی، اور جو اسلحہ دیا تھا حماس کو اور اسلامی جہاد کو جو دوسری بڑی تنظیم ہے غزہ کی فلسطینیوں کی، وہ سارا اسلحہ ایران سے آیا تھا اور پیسہ بھی زیادہ تر انہوں نے دیا تھا، اور ان کی پشت پناہی میں لبنان میں حزب اللہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ حزب اللہ کی اور حماس کی تو بڑی کوارڈینیشن رہتی ہے جنگ آزادی میں، تو یہ ایک نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جو بھی نئی قیادت آئے گی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اچھا کوئی لیڈر چوز کریں گے، کیونکہ ایران میں تو انتخابات ہوتے ہیں، وہ اچھے کرنے ہوں گے آئین کے مطابق، وہ بھی اسی استقامت کے ساتھ کشمیر کاز ہمارے لیے بڑا اہم ہے اور فلسطین کاز، دونوں پر وہ ٹکا کے کھل کے اس حمایت کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مشاہد صاحب، ہمیں نغمانہ ہاشمی صاحبہ نے بھی جوائن کیا، لیکن ان پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا۔ مشاہد صاحب، یہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ڈسکشن چل رہی ہے، کچھ ابہام چل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حادثہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس میں کوئی سازش کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے یا نظر آتا ہے کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی تصدیق کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ آفیشیلی کوئی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جسے معلوم کر لیا جائے کہ یہ آخر حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور عناصر شامل ہیں، کوئی سازش کا عنصر شامل ہے؟ جب تک مکمل شواہد نہیں ملتے، ہم یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیبوٹاج ہوا ہے یا کسی نے سازش کی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایرانی کی سیکیورٹی بڑی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 3 ہیلی کاپٹر تھے، اس میں سے 2 تو پہنچ گئے اپنی مقامات میں، صرف یہ کریش ہو گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھند بڑی تھی، موسم بڑا خراب تھا، لیکن یہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ یہ کیسے بڑا ایک سانحہ ہوا کہ اس گندے موسم میں، یہ غلط موسم میں وہ ہیلی کاپٹر جا رہا تھا، یا اگر کوئی سیبوٹاج ہے تو وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہوگا، اور وہ میرے خیال میں ایرانین انٹیلیجنس وہ بھی بڑی تیز ہے، بڑی سیکیور ہے ہماری طرح، تو وہ ڈھونڈ لے گی اس کے وجوہات۔ ٹھیک ہے، اس کی وجوہات ڈھونڈ لی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ مشاہد حسین سید موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ نغمانہ ہاشمی صاحبہ، یہ کہیے گا کہ جس طرح سے ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ یہ اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جیسا موسم تھا اس میں کیوں یہ ٹریول کیا گیا، یا بہت سارے عنصر اور بھی ہیں جو بڑے سوالات پیدا کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے پیچھے کوئی سازش کا عنصر ہو سکتا ہے یا یہ ایک محض حادثہ ہی ہے افسوسناک؟ تک ساری تحقیق سامنے نہیں آ جاتی، یہ پورے وثوق سے تو نہیں کہا جاتا کہ یہ حادثہ تھا یا اس میں کوئی سازش کا عنصر تھا، لیکن یہ اگر آپ دنیا کے حالات دیکھیں، خطے کے حالات دیکھیں اور پھر ایران کا اسٹینڈ دیکھیں، تو اس بات کو رول آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ پیچھے سے سازش ہو، یا یہ ہے کہ کسی طرح کا سیبوٹاج کیا گیا ہو۔ یہ تو جب ساری حقیقت سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا، لیکن میں جو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ خالی حادثہ ہے تو پھر ایک ڈفرنٹ اپروچ ہوگی ایران کی، لیکن اگر اس میں کسی بھی طرح کی سازش، سیبوٹاج یا ٹارگیٹڈ کلنگ جسے کہتے ہیں اس کا عنصر سامنے آیا تو پھر جو ہے ایران کا ٹھیک ہے نغمانہ صاحبہ، میں آپ سے کچھ اور سوالات بھی آپ سے کرنے ہیں، پلیز ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی جوائن کیا، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تو یہ کہیے گا کہ کتنا بڑا نقصان ہے مسلم امہ کے لیے خبر سامنے آنا، وزیر خارجہ اور ایرانی صدر کا جاں بھاگ ہو جانا، ایک اس پر کامنٹ کیجیے گا، اور دوسرا یہ کہیے گا کہ سازش کا بھی عنصر کچھ چل رہا ہے، کچھ جگہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، کچھ جگہ کہا جا رہا ہے یہ حادثہ ہی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ جی، یہ یقیناً سانحہ تو ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، کیا یہ واقعی ایک حادثہ ہے یا اس میں کسی سازش کا یا کسی بیرونی طاقت کا بھی کوئی تعلق ہے، ان چیزوں کا تو میرا خیال ہے جائزہ لیا جائے گا، اور الٹیمیٹلی کوئی چیز، کوئی فیصلہ، کوئی تحقیق تفتیش سامنے آئے گی تو پھر بات کی جائے گی۔ فی الحال تو ہم اسے ایک حادثہ ہی سمجھتے ہیں، تو یہ ایک بڑا افسوسناک، بڑا دکھ بھرا حادثہ ہے ہمارے لیے بھی، کیونکہ صدر رئیسی پاکستان کے حوالے سے بڑی مثبت، بڑی تعمیری سوچ رکھتے تھے، اور ان کی شخصیت کے اندر ایک اعتدال پایا جاتا تھا، توازن پایا جاتا تھا، وہ لڑائی جھگڑے کو طول نہیں دیتے تھے، اگر کوئی تلخی ممالک کے درمیان آ بھی جاتی تھی تو اس کو رفع دفع کر کے معاملات کو معمول پہ لے آتے تھے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بڑے اچھے طریقے سے استوار کیا، ہمارے درمیان بھی ایک سرحدی چھوٹی سی تلخی ہو گئی تھی ماضی میں، قریب ماضی میں، لیکن انہوں نے اس کو بھی درگزر کیا اور ہم نے بھی، اور ہم آگے چل پڑے۔ تو صدر رئیسی نے جو حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، وہ دورہ بھی میں بھی
एक आध मीटिंग में मौजूद था, जी तो उनके तासुरात, उनके अल्फाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार वो कर रहे थे, वो दिल से वो बातें कर रहे थे। फिर अल्लामा इकबाल से उनकी बड़ी फिक्री ज़हनी आमांगी थी, वो ख़ास तौर पे ख्वाहिश जाहिर करके अल्लामा के मज़ार पे भी गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़िया है पाकिस्तान के लिए भी और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी कि एक मुतदिल, मतवाज़न और अच्छी सोच के, तामीरी सोच के मालिक लीडर से हम महरूम हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जहाँ तक ईरान की पॉलिसियों का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता हूँ कि उनमें कोई ज़्यादा दूर रस किस्म की तब्दीलियाँ आएंगी, क्योंकि ईरान का जो इस्लामी इनकलाब है पिछली निस्फ सदी से, उसके जो बुनियादी नजरियाती उसूल हैं वो बड़े वाज़ेह हैं, मुतय्यन हैं। पॉलिसी की जो हुदूद अरबा हैं वो उनसे कम ही बाहर निकलते हैं। तो लीडर जो भी आए, आमतौर पे अब अली रिजाई का नाम भी लिया जाता है जो स्पीकर हैं, कुछ और लीडर्स के नाम हैं। फिलहाल तो नायब सदर संभाल लेंगे कमान, लेकिन कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी बुनियादी जौहरी तब्दीली की तवक्को तो नहीं की जानी चाहिए। जो लीडर भी रईसी साहब की जगह आएगा वो बिल उमूम ईरान की जो तयशुदा पॉलिसियाँ हैं उन्हीं को जारी रखने की कोशिश करेगा। ठीक है इरफान साहब, आपने भी जिक्र किया कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से कि पॉलिसीज़ जारी रहती हैं। इसी तरह से हमने देखा है कि गज़ा जो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस भी किया जा रहा है और उस पर दुनिया की नज़रें भी हैं। तो क्या समझते हैं आप गज़ा पर जिस तरह से ईरान का मौक़िफ़ रहा और बड़ा स्ट्रेट ईरान ने क्लियरली बताया कि ईरान का क्या मौक़िफ़ है गज़ा के ऊपर, तो आप समझते हैं कि इस पर कोई तब्दीली आएगी, इस स्टांस में कोई चेंज आएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा इस पूरे कॉज पे? मेरा ख्याल नहीं कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ईरान की जो पॉलिसियाँ हैं वो वक्त के साथ साथ कोई ज़्यादा फ्लोटिंग नहीं होती, वो बड़ी गहरी जड़ें रखती हैं। और वो फ़लस्तीन के हवाले से जो ईरान की सोच है वो आप देखते हैं कि पिछली निस्फ सदी में हमने उसमें कोई कजी नहीं देखी, कोई कमी और कमज़ोरी नहीं देखी। गज़ा के मामले पे जो रईसी साहब का मौक़िफ़ था वो ईरान का मौक़िफ़ था और ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ था, और वो ईरानी क़यादत मौजूद है। उनके जाने के बाद, वज़ीर ख़ारजा के जाने के बाद भी मेरा ख्याल नहीं है कि उसमें कोई नरमी आ जाएगी या उसमें वो अपनी सोच में कोई तब्दीली कर लेंगे। कश्मीर के हवाले से भी रईसी साहब ने यहाँ बड़ी मुस्बत बातें की थी। तो मैं समझता हूँ कि ये तयशुदा पॉलिसियाँ हैं और उनके अंदर किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ठीक है इरफान साहब, लास्ट ही अगर आप एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर दें, वो ये कि जो मुआहदे किए जा रहे थे ईरान की जानिब से चाइना के साथ, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, उस पर काफ़ी क्रिटिक किया जा रहा था अमेरिका की जानिब से, और कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी उस पर तनकीद कर रही थी। तो समझते हैं आप कि उन मुआहदों पर कोई असरात पड़ेंगे, उसमें कोई तब्दीली आएगी, यहाँ पर ये सिलसिला वैसे ही जारी रहेगा जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, बज़ाहिर तो नहीं लगता कि उनमें कोई तब्दीली आएगी, क्योंकि जो मुआहदे होते हैं वो एक रियासत के दूसरी रियासत के साथ होते हैं, और जो शख्स भी उन पे अपने दस्तखत सब्त करता है वो अपनी रियासत के नुमाइंदे के तौर पे करता है, शख्सी हवाले से नहीं करता। इसलिए जो भी रईसी साहब के हवाले से हमारे साथ भी MOUs कई साइन हुए हैं, तो जो मुआहदे उन्होंने किए या जिन मुआहदों की उन्होंने तायीद और हिमायत की है वो मुआहदे अपनी जगह मौजूद रहेंगे। उनमें मेरा ख्याल नहीं है कि कोई रियासत पुल बैक करेगी। ठीक है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे साथ नगमाना हाशमी साहबा भी मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। नगमाना साहबा, आपने पूरी डिस्कशन सुनी, इरफान सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ भी आपने सुना कि पॉलिसीज़ जो होती हैं वो कंट्री से कंट्री के साथ होती हैं, उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं पड़ती, चेंज नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या समझती हैं आप कि वज़ीर ख़ारजा जो मौजूदा थे, जो सदर मौजूदा थे, वो दुनिया से चले गए, कोई आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा इन तमाम तर मामलात पे? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि ये डिपेंड करता है कि ये हादसा है या ये इसमें वाकई कोई तखरीबकारी का अंसर है। क्योंकि अगर हादसा है तो बिल्कुल मैं इरफान सिद्दीकी साहब से भी बिल्कुल एग्री करती हूँ कि नेशंस की जो पॉलिसीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, और आपको कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और उनकी सोच बहुत गहरी होती है और बहुत सोच समझ के कंसेंसस से फैसले किए जाते हैं। तो वो लोगों के आने जाने से उस पर इतना फर्क
نہیں पड़ता। लेकिन अगर ये किसी किस्म की साजिश है तो वो फिर एक बहुत डिफरेंट बॉल गेम है, क्योंकि उस पे फिर ईरान बहुत सख्त रद्द अमल दिखाएगा और उससे फिर नेचुरली चीजों के मजीद खराब होने का अंदेशा है। लेकिन जहां तक जो ईरान की पॉलिसी टुवर्ड्स मुस्लिम कंट्रीज है और जो एक रिकंसिलिएटरी पॉलिसी ईरान ने शुरू की हुई है स्पेशली नेबरहुड के साथ, तो वो बरकरार रहेगी, उसमें बल्कि हो सकता है तेजी आए। लेकिन वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, खासतौर पे अमेरिका है, यूरोप है और इजराइल है, तो अगर ये फाइनली डिटरमिन हो गया कि ये हादसा नहीं था, तो फिर उसमें बहुत सख्त रद्द अमल होगा ईरान का, जिसके लिए हमें सारी दुनिया को फिर तैयार रहना चाहिए। अगर कोई समझता है कि वो इस तरह ईरान के घर में घुस के और उनकी लीडरशिप को वाइप आउट कर देगा और ईरान चुप रहेगा, तो वो आई थिंक बहुत ही एक भोलापन होगा।